आज बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स फर्स्ट पेपर में हम कल जो पैरिटी ऑपरेटर और सिमेट्रिक वेव फंक्शन की जानकारी की थी उससे अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वह टॉपिक है स्क्वायर बेल पोटेंशियल। स्क्वायर बेल पोटेंशियल में जो पोटेंशियल है वो किस प्रकार से परिभाषित है। बी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो इफ एक्स इज लेस देन जीरो एंड बी एक्स इज आल्सो जीरो इफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, और बी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी जीरो वह किस प्रकार से डिफाइन है जरा ध्यान से देखें। जीरो लेस देन एक्स लेस देन ए। अब आप देखिएगा हमने जो पोटेंशियल बैरियर किया था उसमें पोटेंशियल फर्स्ट और थर्ड टर्म में सेम था। सेकंड टर्म में सेकंड इक्वेशन में पोटेंशियल वहाँ पर था बी एक्स इज इक्वल्स टू बी जीरो। यहाँ पर पोटेंशियल है बी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी जीरो और जो रेंज है वो सेम है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने पोटेंशियल बैरियर में पोटेंशियल की हाइट को कंसीडर किया था और यहाँ पर हम पोटेंशियल को डेप्थ में ले रहे हैं जिसे हम माइनस बी जीरो से दिखा रहे हैं। बिल्कुल पोटेंशियल बैरियर की तरह इस केस में भी अपने तीन रीजन बनाए हैं। पहला रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन, और तीनों ही क्षेत्रों को मैंने इस डायग्राम में दिखाया है। हम स्क्वायर बेल पोटेंशियल को दो केस में डिस्कस करते हैं। पोटेंशियल तो हमने इस प्रकार से डिफाइन कर ही लिया। एक दूसरी शर्त और है, वह दूसरी शर्त यह है कि लेफ्ट साइड से जो पार्टिकल आ रहा है, जो पार्टिकल इंसिडेंट है, उसका एनर्जी लेवल क्या है। मान लीजिएगा पोटेंशियल तो ये डिफाइन है, ये ठीक है, लेकिन आने वाले कण की कुल ऊर्जा का मान जीरो से ज़्यादा है, E इज़ ग्रेटर देन जीरो। इसका अर्थ हुआ कि जो एनर्जी है वह पॉजिटिव है, और ऐसे केस में जब एनर्जी पॉजिटिव होती है तो पार्टिकल थर्ड रीजन में यानी ट्रांसमिट केस में आ सकता है और उसकी प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। इस प्रकार का जो केस बनेगा हम उस स्क्वायर बेल पोटेंशियल केस को रेजोनेंट स्कैटरिंग के रूप में भी जान सकते हैं। अगर हमें रेजोनेंट स्कैटरिंग के लिए कहा जाए तब भी यही बात होगी। और एक दूसरा और इसका नाम है, वह नाम है रामसौर टाउनसेंड इफ़ेक्ट। रामसौर टाउनसेंड दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने की इस प्रकार की स्टडी की और उन्होंने ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी को निकाला, और ख़ास तौर से उन्होंने जो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी लिया था, डिस्कस ड्राइव किया था, वो इनर्ट गैस के परमाणुओं पे लिया था। ख़ास तौर से नियॉन और आर्गन के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्कैटरिंग को उन्होंने ऑब्जर्व किया था। इस कारण से हम इस स्क्वायर बेल पोटेंशियल को रेजोनेंट स्कैटरिंग भी बोल सकते हैं और रामसौर टाउनसेंड इफ़ेक्ट भी बोल सकते हैं, रामसौर टाउनसेंड स्कैटरिंग भी बोल सकते हैं। तो परीक्षा में स्क्वायर बेल पोटेंशियल का एक केस तो ये बनता है। दूसरा केस जिसकी हम चर्चा कर रहे थे वह यह है कि मान लीजिए एनर्जी धनात्मक ना हो। सपोज एनर्जी इज़ नॉट ए पॉजिटिव नंबर। क्या मतलब हुआ कि उस केस में जो पोटेंशियल डेप्थ है वो तो बी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी जीरो है ही। इस सब के साथ साथ एनर्जी इज आल्सो लेस देन जीरो, यानी एनर्जी भी नेगेटिव है। तब बाईं ओर से जो पार्टिकल आएगा
वह पार्टिकल इस स्क्वायर बेल पोटेंशियल में बाउंड सिस्टम में आ जाएगा और उस केस में बाउंड सिस्टम की हमको स्टडी करनी पड़ेगी। तो जब कभी परीक्षा में इस प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो हमको ये विचार करना पड़ेगा कि जो स्क्वायर बेल पोटेंशियल है, स्क्वायर बेल पोटेंशियल में कौन सा केस हमसे पूछा गया है, क्या यह रेजोनेंट स्कैटरिंग का है अथवा बाउंड सिस्टम का है। आज हम जो स्टडी कर रहे हैं वह रेजोनेंट स्कैटरिंग की कर रहे हैं, अर्थात रामसर टाउनसेंड स्कैटरिंग की कर रहे हैं और इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। मान लीजिएगा कोई पार्टिकल लेस देन जीरो का बाईं ओर से गति कर रहा है और आने वाला जो पार्टिकल है x बराबर 0 तथा x बराबर a पर पोटेंशियल की डिसकंटिन्यूटी से अफेक्टेड होता है। और इस बात को समझने के लिए हम तीनों रीजन के श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशंस पहले क्षेत्र के लिए बिल्कुल उसी प्रकार से हैं जैसे बैरियल के लिए लिखा गया, डेल स्क्वायर साई वन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई साई वन इज इक्वस टू 0। और यहाँ पर हमने 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई को k1 माना था, यहाँ पर भी यही मान रहे हैं। थर्ड रीजन को देखिएगा, थर्ड रीजन में भी यही बात है, डेल स्क्वायर साई 3 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई साई 3। 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई को k1 माना है, यहाँ पर भी k1 मानेंगे, जैसा बैरियर में किया था वही काम यहाँ पर किया है। सेकंड रीजन में एक चेंज है और वह चेंज है क्योंकि पोटेंशियल बैरियर में B0 था और यहाँ पर जो है वह माइनस B0 है। इसके कारण से जो श्रोडिंगर इक्वेशन बनेगी वो डेल स्क्वायर साई 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई प्लस B0 बनेगा। और इस केस में जो K2 है वो हम मानेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई प्लस B0। ध्यान रहे पोटेंशियल बैरियर केस में K2 का मान E माइनस B0 था। तो इस K2 को मानने से, इस सब्स्टिट्यूशन को यूज करने से भी हम देख रहे हैं कि तीनों प्रकार की सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। K1 और K2 के मान में K1 अप्रभावित है, K2 के मान में केवल साइन में परिवर्तन है, E माइनस B0 के स्थान पर E प्लस B0 है। तो अब हम जिस प्रकार से पोटेंशियल बैरियर में मैथमेटिकल डेरिवेशन किया था रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी के लिए, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी के लिए, बिल्कुल उसी प्रकार से कर सकेंगे। और जब हम इस प्रकार के डेरिवेशन करेंगे तो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन ये आएगा और रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन यह आएगा। यह एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है जैसा कि हमने पोटेंशियल बैरियर में किया था, अंतर सिर्फ K1 और K2 का है। अब यदि परीक्षा में हमको पर्याप्त समय है तो हमें ये डेरिवेशन निकालने चाहिए, और यदि आपको समय का अभाव है तो आप इन रिजल्ट्स को डायरेक्ट भी लिख सकेंगे। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी और ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी दोनों का जो सम है वह सम एक यूनिट है। इसका मतलब हुआ कि इस केस में जब एनर्जी का मान ग्रेटर देन 0 है तो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी दोनों एग्जिस्ट कर रही है। अब आप देखिएगा, मान लीजिएगा एक पार्टिकल किसी विभव कूप में क्षेत्र से गुजर रहा है तो उसके परावर्तन और ट्रांसमिशन की फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है। जनरली ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी इज़ फाउंड टू बी लेस देन 1, और यदि पार्टिकल का एनर्जी ग्रेटर देन 0 है, पोटेंशियल का मान B इक्वल्स टू माइनस B0 है, तो काइनेटिक एनर्जी रिमेन पॉजिटिव। और इस केस में भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते, जीरो नहीं कर सकते। रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करेगी, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी का मान 1 से कम होगा। यदि K1 और K2 बराबर हो जाए तो उस केस में ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी का मान 1 संभव है, परंतु अगर K1 और K2 बराबर हो गए तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा, अनुपस्थित हो जाएगा। इसलिए K1 और K2 बराबर है नहीं, इसका अर्थ हुआ कि ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी का मान 1 से कम होगा। जो अट्रैक्टिव नेचर का पोटेंशियल बन गया है, इसके इस प्रकार के कारण परावर्तन का जो कारण है
वह मूलतः तरंग स्वरूप है। अब हम मैक्सिमम और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पर विचार कर सकते हैं। यदि PT बराबर 1 लें, एग्जैक्टली लें, तो K2A बराबर n पाई होना चाहिए, और यदि हम मिनिमम वैल्यू लें तो K2A बराबर 2n + 1 π/2 होगा। तब उस केस में जो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी है वह मिनिमम मिलेगी। अब आप देखिए, मान लीजिए जो स्क्वायर बेल पोटेंशियल है, उस स्क्वायर बेल पोटेंशियल में मैंने PT और E0 को इस डायग्राम में दिखाया है। हम क्या देख रहे हैं, EYB0 के कुछ पार्टिकुलर मानों के लिए, EYB0 के कुछ पार्टिकुलर मानों के लिए जो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी है वह 1 है, मैक्सिमम है, जबकि जो दूसरी वैल्यूज़ हैं उन पर ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी का मान 1 से कम है और कई स्थानों पर बहुत कम है। जबकि K2A बराबर n पाई पर जो इस प्रकार के हमको ये मिल रहे हैं, मैक्सिमम मिल रही है, हम इन मानों को बोलते हैं मैक्सिमम मिल रहा है, रेजोनेंस की स्थिति है, और इस प्रकार के जो बिंदु हैं वो है उच्चिष्ट अनुनाद की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। अब आप देखिए, x बराबर 0 और x बराबर a पर हमारा स्क्वायर बेल पोटेंशियल है। ऐसी स्थिति कब बनेगी, जब x बराबर 0 और x बराबर a के बीच में फ्रीक्वेंट जो पार्टिकल से संबंधित डी ब्रॉगली वेव है वो बार बार रिफ्लेक्ट होने के बाद सुपर इम्पोजिशन हो और फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। यदि इस प्रकार से जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उस क्षेत्र में परावर्तित तरंग का आयाम 0 हो जाएगा, और फिर निश्चित रूप से जो वेव है संपूर्ण तरंग का ट्रांसमिशन हो सकेगा। तो हम कह सकते हैं सेकंड रीजन में जो वेव फंक्शन है वो इस प्रकार का हो जाता है कि x < 0 और x < a क्षेत्र से मैच करता है और इंसिडेंट वेव कंप्लीट 100% ट्रांसमिट हो जाती है, और इस प्रकार की जो स्थिति है वह रेजोनेंट स्कैटरिंग कहलाती है, अथवा हम इसको अनुनादी पारगमन भी बोल सकते हैं। जैसा मैंने अभी आपको प्रारंभ में बताया था, 2 साइंटिस्ट रामसौर और टाउनसेंड ने इस प्रकार का स्टडी किया था और उन्होंने नियॉन और आर्गन के परमाणुओं से अल्प ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन को जो स्कैटरिंग है उसको ऑब्जर्व किया। इस कारण से हम इस प्रभाव को रामसौर टाउनसेंड इफेक्ट भी बोलते हैं। इन गैसों के परमाणुओं में स्थितिज ऊर्जा 1 एंगस्ट्रॉम चौड़ाई के वर्ग विभव कूप के समान पाई गई होती है, और इस विभव कूप की जो गहराई है तथा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी होती है कि विभव कूप से आपातित इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंट स्कैटरिंग हो सकता है। इस रेजोनेंट स्कैटरिंग अथवा रामसौर टाउनसेंड स्कैटरिंग को समझने के बाद कल हम स्क्वायर बेल पोटेंशियल का जो दूसरा भाग है जिसको हम बाउंड सिस्टम कहते हैं, उस बाउंड सिस्टम में एनर्जी आइगन वैल्यू किस प्रकार से ज्ञात करनी है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।